नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। रूस के कमचटका प्रायद्वीप के पास आया 8.8 तीव्रता का ग्रेट अर्थक्वेक। रिंग ऑफ फायर से जुड़ा है कमचटका। कुरिल कमचटका ट्रेंच है भूकंप का केंद्र। निसार सैटेलाइट हुआ लॉन्च। इसरो और नासा का ज्वाइंट मिशन है निसार। पहली बार हुआ जब एक सैटेलाइट में लगाए गए 2 सिंथेटिक अपर्चर रडार्स। और थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संबंध हुए तनावपूर्ण विवाद के केंद्र में है कि ऐतिहासिक हिंदू मंदिर को 11वीं और 12वीं सदी के बीच बनवाया गया था खमेर साम्राज्य के द्वारा। आइए शुरू करें। 30 जुलाई को रूस के कमचटका प्रायद्वीप के पास आए 8.8 तीव्रता के भूकंप ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। इस जबरदस्त भूकंप के चलते जापान, अमेरिका के पश्चिमी तट और हवाई जैसे इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी करनी पड़ी और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। यह भूकंप दुनिया में पिछले कई सालों में आए सबसे बड़े भूकंपों में गिना जा रहा है। इससे पहले इतना बड़ा भूकंप 2011 में जापान में आया था, जिससे विशाल सुनामी उठी थी और फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में दुर्घटना हुई थी। देखिए, कमचटका प्रायद्वीप रूस के सुदूर पूर्व में स्थित एक लंबा इलाका है जो सीधे प्रशांत महासागर की तरफ बढ़ता है। यह इलाका भूकंप के लिहाज से पहले से ही बहुत संवेदनशील है। यहाँ 1923, 1952, 2006 और 2020 में भी बड़े भूकंप आ चुके हैं, जिनमें से कई में सुनामी भी आई थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना यानी प्लेट टेक्टोनिक्स बहुत जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। यह इलाका उस जगह स्थित है जहां पैसिफिक प्लेट उत्तरी दिशा में मौजूद एक दूसरी प्लेट यानी ओखोट्स्क माइक्रोप्लेट के नीचे धीरे धीरे खिसक रही है। जब एक प्लेट दूसरी के नीचे जाती है तो उसे सबडक्शन कहा जाता है। इस टकराव के कारण कुरिल कमचटका ट्रेंच नाम की एक गहरी खाई समुद्र के नीचे बन गई है, जो लगभग 10 किलोमीटर गहरी मानी जाती है। यही इलाका भूकंपों का केंद्र बनता है। आपको बता दें कि कमचटका रिंग ऑफ फायर नाम के विशाल भूकंपीय क्षेत्र का हिस्सा है। यह रिंग दरअसल एक अर्धवृत्ताकार इलाका है जो प्रशांत महासागर के चारों तरफ लगभग 40,000 किलोमीटर तक फैला है। इसमें यूएस, जापान, इंडोनेशिया, चिली, रूस, फिलीपींस और पेरू जैसे 15 से अधिक देश शामिल हैं। इस रिंग में आए दिन ज्वालामुखी फटते हैं, प्लेट्स खिसकती हैं और बड़े भूकंप आते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिंग ऑफ फायर में ढेर सारी टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं या एक दूसरे के ऊपर नीचे खिसकती हैं। जब ये प्लेट्स एक दूसरे के किनारे पर अटक जाती हैं तो वो दबाव जमा होता रहता है। जब दबाव ज्यादा हो जाता है तो प्लेटें एक झटके में एनर्जी रिलीज करती हैं और यही झटका भूकंप बन जाता है। ये प्रक्रिया ही 30 जुलाई के भूकंप की वजह बनी। अब अगर बात करें इसकी तीव्रता की तो 8.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप ग्रेट अर्थक्वेक की कैटेगरी में आता है, जो आमतौर पर हर साल पूरी दुनिया में एक बार ही आता है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक मैग्नीट्यूड में हर एक अंक बढ़ने पर भूकंप की ऊर्जा में 31.6 गुना ज्यादा इजाफा होता है। यानी अगर कोई भूकंप 7.8 का होता और दूसरा 8.8 का, तो 8.8 वाला भूकंप लगभग 32 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। इधर निसार सैटेलाइट को 30 जुलाई 2025 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। इस खास सैटेलाइट को GSLV F-16 रॉकेट से सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। देखिए, आज के दौर में ज्यादातर देश पृथ्वी पर नजर रखने के लिए उपग्रह भेजते रहते हैं, लेकिन इसरो और नासा का निसार मिशन बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। ये वो सैटेलाइट है जो लगभग 15 साल से भी ज्यादा समय से बन रहा था। सबसे खास बात यह है कि इसे भारत और अमेरिका ने मिलकर बनाया है। इसी वजह से इसका नाम पड़ा है निसार, मतलब नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। दोस्तों, निसार का विचार 2007 में अमेरिका में आया था और नासा ने 2008 से इस पर काम करना शुरू किया। इसरो 2012 में इसमें शामिल हुआ और 2014 में दोनों एजेंसियों के बीच आधिकारिक रूप से समझौता हुआ। इससे पहले नासा और इसरो चंद्रयान 1 में साथ में काम कर चुके थे, लेकिन किसी मिशन को साझा रूप से डिजाइन और विकसित करना यह पहली बार हो रहा है। दोस्तों, यह अब तक का सबसे ताकतवर अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह माना जा रहा है और इसमें 2 सिंथेटिक अपर्चर रडार्स SARs लगे हैं, एक L बैंड और दूसरा S बैंड। ये दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, जिससे एक ही जगह की जमीन, जंगल, फसल, बर्फ आदि की बहुत गहराई और स्पष्टता से जानकारी मिलती है। इस मिशन में नासा ने L बैंड SAR 12 मीटर की बड़ी एंटीना और GPS सिस्टम को लगाया है। इसरो ने S बैंड SAR रॉकेट, सैटेलाइट का ढांचा और लॉन्च की जिम्मेदारी ली।
नासा ने इस मिशन में लगभग 1.16 अरब बिलियन डॉलर यानी करीब 9,600 करोड़ रुपए और इसरो ने लगभग 90 मिलियन डॉलर यानी करीब 750 करोड़ रुपए लगाए हैं। दोनों देश मिलकर इस सैटेलाइट का संचालन भी करेंगे। अनोखी बात यह है कि यह पहली बार है जब किसी एक ही सैटेलाइट में 2 SARs को लगाया गया है एक साथ, और यही इस सैटेलाइट की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल उपलब्धि है। आपको बता दें कि SAR यानी सिंथेटिक अपर्चर रडार एक तरह का खास रडार होता है जो माइक्रोवेव सिग्नल्स भेजता है, और जब ये सिग्नल किसी चीज से टकराकर वापस आते हैं तो उनसे उस चीज की जानकारी मिलती है, जैसे उसकी दूरी, आकार, बनावट, गति इत्यादि। एल बैंड SAR लंबी वेवलेंथ पर काम करता है और पेड़, बर्फ, रेत जैसी चीजों के नीचे तक झांक सकता है। इससे जंगल के अंदर जमीन तक की जानकारी, पेड़ की ट्रंक की मोटाई, कार्बन स्टॉक का अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि इसका ध्यान अमेरिका के जंगलों, अंटार्कटिका, अमेजन, ग्रीनलैंड आदि पर होगा। वहीं एस बैंड SAR छोटी वेवलेंथ पर काम करता है और फसलों, पानी की सतह जैसी चीजों की जानकारी देता है, जैसे सोयाबीन, गन्ना, मक्का की स्थिति और विकास का स्टेज। इसका खास फोकस भारत की कृषि पर होगा। इन दोनों SARs को एक ही सैटेलाइट पर लगाने का फायदा यह है कि दोनों एक साथ एक ही जगह को देख सकते हैं, जिससे बिल्कुल सटीक और एक जैसी टाइमिंग वाली इमेजेस मिलती हैं, जिससे बारीक बदलाव देखे जा सकते हैं। अगर ये 2 अलग अलग सैटेलाइट्स पर होते तो एक ही लोकेशन को अलग समय पर देखते, जिससे कई छोटे बदलाव छूट जाते। इस सैटेलाइट में 2 अलग अलग SARs लगाना एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज था। दोनों रडार्स के लिए अलग हार्डवेयर चाहिए और उनका सिग्नल एक दूसरे में दखल न दें, यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत जटिल सिस्टम बनाए गए। इसी वजह से इसे बनने में इतना वक्त लगा और खर्च लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि निसार हर दिन लगभग 80 टेराबाइट डेटा भेजेगा, जो दुनिया के किसी भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से 3 गुना ज्यादा है। इससे वैज्ञानिकों को भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी, ग्लेशियर्स के पिघलने, जंगल की कटाई, फसल की स्थिति और जलवायु परिवर्तन तक को समझने में बहुत मदद मिलेगी। नेल्सन मंडेला प्राइज आजकल चर्चा में है। आपको बता दें, नेल्सन मंडेला पुरस्कार को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 में शुरू किया था। इसका मकसद ऐसे लोगों को सम्मानित करना है जिन्होंने अपना जीवन इंसानियत की सेवा, समाज में मेलजोल बढ़ाने और समुदाय की भलाई के लिए समर्पित किया हो। यह पुरस्कार हर 5 साल में दिया जाता है और इसकी एक खास बात यह है कि इसे एक पुरुष और एक महिला को संयुक्त रूप से दिया जाता है। दोनों अलग अलग क्षेत्रों या महाद्वीपों से होते हैं ताकि वैश्विक प्रतिनिधित्व और विविधता को सुनिश्चित किया जा सके। इस पुरस्कार में कोई पैसे नहीं दिए जाते, बल्कि एक खास प्रशस्ति पत्र दिया जाता है जिस पर मंडेला जी का एक उद्धरण लिखा होता है। यह सम्मान बहुत खास होता है क्योंकि यह सिर्फ नाम या शोहरत नहीं, बल्कि समाज के लिए निस्वार्थ सेवा और मेहनत का सम्मान है। एक जरूरी बात यह भी है कि जो लोग संयुक्त राष्ट्र में काम कर रहे हैं वे इस पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं हो सकते। ऐसा इसलिए ताकि किसी तरह का पक्षपात या हितों का टकराव ना हो। 2025 में यह पुरस्कार कनाडा की ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और केन्या के केनेडी ओडेडे को दिया गया। दोनों ने अपने समाज में गरीबी, असमानता और सामाजिक संघर्ष से लड़ने के लिए बड़ा योगदान दिया है। आपको बता दें, अब तक किसी भी भारतीय को यह पुरस्कार नहीं मिला, जबकि भारत में भी कई लोग ऐसे काम कर रहे हैं। यह बात सोचने लायक है कि हमें वैश्विक स्तर पर और क्या प्रयास करने चाहिए। कुल मिलाकर नेल्सन मंडेला प्राइज उन लोगों को सलाम करता है जो बिना किसी स्वार्थ के लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studyiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में हाल ही में एक बेहद खास काम हुआ। यहां पहली बार ग्रासलैंड बर्ड सेंसस की गई।
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र किया था। इस सर्वे का मकसद ये पता लगाना था कि घासों से भरे इस पार्क में कितनी और कौन कौन सी पक्षियों की प्रजातियां मौजूद हैं, जो कि आजकल तेजी से दुर्लभ होती जा रही हैं। अब बात करें इस सर्वे की खासियत की, तो इस बार पुराने तरीके जैसे आंखों से देखकर गिनने के बजाय अकॉस्टिक मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, यानी इन पक्षियों की आवाजों को रिकॉर्ड किया गया, खासतौर पर उनके प्रजनन के मौसम में, जब वे सबसे ज्यादा गाते हैं और एक दूसरे को बुलाते हैं। यह काम मार्च से मई के बीच हुआ, जब ये पक्षी सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। रिकॉर्डर पार्क के अलग अलग हिस्सों में पेड़ों पर लगाए गए और कई दिनों तक लगातार इन आवाजों को रिकॉर्ड किया गया। रिकॉर्ड की गई आवाजों को बाद में विश्लेषण के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से स्पेक्ट्रोग्राम में बदला गया। स्पेक्ट्रोग्राम एक तरह का ग्राफ होता है जिसमें हर पक्षी की आवाज का पैटर्न दिखाई देता है। इसके अलावा बर्डनेट जैसे मशीन लर्निंग टूल्स का भी इस्तेमाल किया गया, ताकि यह तय किया जा सके कि कौन सी आवाज कौन सी पक्षी की है। इस पूरी कवायद के नतीजे चौंकाने वाले थे। सर्वे में 43 घास भूमि पक्षियों की प्रजातियां रिकॉर्ड की गईं, जिनमें से कुछ बेहद संकटाग्रस्त हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं, जैसे बंगाल फ्लोरिकन, स्वैम्प फ्रैंकोलिन, फ्रेंच वीवर, मार्श वेबलर और स्वैम्प ग्रास वेबलर। खास बात यह है कि नेशनल पार्क में फिंस वीवर का एक पूरा घोंसलों का समूह मिला, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। गौरतलब है कि यह पक्षी प्रजाति सिर्फ ब्रह्मपुत्र घाटी में पाई जाती है। इस सर्वे की सबसे अहम बात यह रही कि इसमें हमने देखा कि ग्रासलैंड बर्ड्स पर्यावरण की सेहत की निशानी है। जैसे इंसानों के लिए BMI होता है, वैसे ही अगर ये पक्षियां किसी इलाके में मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि वहां का इकोसिस्टम सही से काम कर रहा है। लेकिन इस बात की चिंता भी जताई गई कि असम में बीते 40 सालों में 70% घास भूमियां खत्म हो चुकी हैं, जिससे इन पक्षियों का रहना मुश्किल हो गया है। इन खतरों के पीछे दो वजहें सामने आई हैं। एक तो मानव जनित कारण, जैसे कि जमीन को खेती के लिए साफ करना या फिर मवेशियों की अत्यधिक चराई, और दूसरा कारण है प्राकृतिक प्रक्रिया, जिसे इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। जैसे घास के मैदान धीरे धीरे खुद ही जंगल में बदल जाते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज का भी असर देखा जा रहा है। जैसे पहले जहां बंगाल फ्लोरिकन ज्यादा संख्या में दिखते थे, इस बार सर्वे में सिर्फ 1 या 2 रिकॉर्ड किए गए। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच इन दिनों रिश्ते बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं। दोनों ओर से कड़े कदम उठाए गए हैं, जैसे कि सीमा पर लड़ाकू विमान उड़ाना, बारूदी सुरंगें बिछाना और राजनयिकों को देश से बाहर निकालना। लेकिन इस विवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत पुरानी हैं, करीब 100 साल पुरानी। दोस्तों, विवाद के केंद्र में है एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर। इसका नाम है प्रेह विहेर। यह मंदिर कंबोडिया के उत्तरी हिस्से में थाईलैंड की सीमा के बिल्कुल पास एक पहाड़ी चट्टान पर स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है और इसे मुख्य रूप से 11वीं और 12वीं सदी के बीच खमेर साम्राज्य ने बनवाया था। इसका निर्माण सूर्यवर्मन प्रथम ने शुरू किया था और बाद में सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसे पूरा कराया। खमेर साम्राज्य वही है जिसने मशहूर अंगकोर वाट मंदिर भी बनवाया था। यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से अहम है, बल्कि पहाड़ी की चोटी पर इसकी रणनीतिक स्थिति भी इसे सैन्य दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। यही वजह है कि इसका स्वामित्व दोनों देशों के लिए सम्मान और सुरक्षा दोनों का सवाल बन चुका है। इस विवाद की शुरुआत 1900 के दशक में हुई थी, जब फ्रांसीसी उपनिवेश काल में सीमाओं को लेकर नक्शे बने थे। कंबोडिया उस समय फ्रांस का उपनिवेश था और थाईलैंड एक स्वतंत्र देश। फ्रांसीसी नक्शे के अनुसार मंदिर कंबोडिया की तरफ था, जबकि थाईलैंड ने कभी भी इसे पूरी तरह नहीं माना। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ ने फैसला दिया कि मंदिर कंबोडिया का है। यह उस समय एक बड़ा झटका था थाईलैंड के लिए, लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब 2008 में कंबोडिया ने मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्ज करवा लिया। थाईलैंड में भारी विरोध हुआ और सीमा पर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ गए। 2011 में यह झड़प इतनी बढ़ गई कि कम से कम 15 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों को अपना घर छोड़ना पड़ा। 2013 में ICJ ने एक बार फिर से फैसला सुनाया और मंदिर के आसपास का 4.6 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका भी कंबोडिया को सौंप दिया। लेकिन थाईलैंड ने तब भी यह फैसला पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। 2025 में तनाव फिर चरम पर पहुंच गया है। सीमा पर फिर से हलचल है और दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। हाल ही में ऐसी रिपोर्ट्स आई कि थाईलैंड ने उस इलाके में ड्रोन तैनात किए हैं और कंबोडिया ने जवाब में सीमावर्ती गांवों के पास फौजी तैनाती बढ़ा दी है। इस पूरे मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठन ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। भारत के लिए भी मुद्दा दिलचस्प है, क्योंकि प्रेह विहेर मंदिर की वास्तुकला और धार्मिक मूल भगवान शिव से जुड़ी हुई है और इसे भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव का एक शानदार उदाहरण माना जाता है। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के एनवायरमेंटल फ्लो यानी ई फ्लो पर एक अहम बैठक की। एनवायरमेंटल फ्लो का मतलब है
कि नदी में कम से कम इतना पानी बना रहना चाहिए जो उसके पर्यावरण, जलीय जीवन और उससे जुड़ी आजीविका को बनाए रख सके। इसका मतलब सिर्फ पानी की मात्रा से नहीं है, बल्कि इस बात से भी है कि वो पानी किस समय बह रहा है, उसकी गुणवत्ता क्या है और वो किस तरह से बह रहा है। भारत में पिछले कुछ दशकों में नदियों पर कई बांध, बैराज और अन्य संरचनाएं बन चुकी हैं। साथ ही प्रदूषण और अतिक्रमण ने नदियों की प्राकृतिक धारा और जीवन शक्ति को बुरी तरह प्रभावित किया है। नतीजतन कई नदियां अपने पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए नहीं रख पा रही। इस संकट से निपटने के लिए एनवायरमेंटल फ्लो की अवधारणा को बढ़ावा दिया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि नदी में कम से कम इतना पानी हमेशा बहता रहे जो उसकी सेहत के लिए जरूरी हो। ध्यान दीजिएगा कि ई फ्लो का महत्व सिर्फ प्रकृति तक सीमित नहीं है, यह मानव कल्याण के लिए भी बहुत जरूरी है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पानी की मांग बहुत ज्यादा है और संसाधन सीमित हैं। इन इलाकों में ई फ्लो से पानी का संतुलित और न्यायपूर्ण उपयोग सुनिश्चित होता है। इसके अलावा जब वैज्ञानिक ई फ्लो का अध्ययन करते हैं तो ये भी देखते हैं कि नदी में रहने वाली मछलियों और अन्य जलीय जीवों को जीवित रहने के लिए कितना और किस तरह का पानी चाहिए। इससे नदी का जीवन चक्र संतुलित रहता है और समाज को लंबे समय तक आर्थिक और पारिस्थितिक लाभ मिलते हैं। इसलिए गंगा जैसी नदियों में ई फ्लो बनाए रखना सिर्फ एक पर्यावरणीय जरूरत नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक जरूरत भी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन नदियों से जीवन पा सकें। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। इधर IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने बम्बूसा टुल्डा नामक बांस और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स को मिलाकर एक नया मटेरियल बनाया है जो प्लास्टिक का अच्छा और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बन सकता है। बम्बूसा टुल्डा को आमतौर पर बंगाल बैम्बू या फिर इंडियन टिम्बर बैम्बू कहा जाता है। यह बांस खास तौर पर असम और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाता है। असम में इसे जाति बांस कहते हैं, वहीं त्रिपुरा में इसे मृतिंगा कहा जाता है। इस बांस की खासियत यह है कि यह बहुत तेजी से बढ़ता है और झुंडों में उगता है। इसकी ऊंचाई लगभग 20 मीटर तक होती है और तने की मोटाई 5 से 10 सेंटीमीटर के बीच। यह बांस उन जगहों पर अच्छा उगता है जहां मिट्टी उपजाऊ हो और पानी की निकासी अच्छे से हो। इस बांस के लिए दोमट और जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छी होती है। इस बांस को बीज, कंद, तने की कटिंग या टिश्यू कल्चर के जरिए उगाया जा सकता है। गौरतलब है कि बम्बूसा टुल्डा न केवल पेपर इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होता है, बल्कि इसकी मजबूत लकड़ी निर्माण कार्य, मचान और फर्नीचर बनाने में भी उपयोगिता है। इसके कोमल अंकुर यानी शूट्स खाने योग्य होते हैं। हालांकि ये थोड़ा कड़वे लगते हैं, इसलिए इन्हें फर्मेंटेशन करके खाया जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली दवाइयों के लिए भी उपयोगी हो सकता है, क्योंकि इसमें खास तरह के पौधों के एस्टेरॉल पाए जाते हैं। किसानों के लिए भी यह बांस फायदेमंद है, क्योंकि इसे खेतों के आसपास तेज हवा से बचाव के लिए लगाया जाता है। कुल मिलाकर इसे एक बहुउपयोगी, तेजी से बढ़ने वाला और पर्यावरण के लिए फायदेमंद बांस के तौर पर जानते हैं, जो भविष्य में प्लास्टिक का बेहतरीन विकल्प बन सकता है। अभी कुछ ही दिनों पहले CBDT के पूर्व चेयरमैन नितिन गुप्ता को NFRA का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। NFRA यानी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, यह भारत सरकार द्वारा कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 132(1) के तहत बनाई गई स्वतंत्र संस्था है। इसका मकसद ये देखना है कि देश की कंपनियां और ऑडिटर लोग अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के नियमों का सही से पालन कर रहे हैं या नहीं। इससे देश की वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता आती है, भरोसे और गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है, जिससे निवेशकों और आम लोगों के हितों की रक्षा जुड़ी होती है। NFRA का हेड ऑफिस है नई दिल्ली में और इसका अन्य काम कंपनियों के लिए अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से जुड़ी नीतियां बनाना है,
उनके पालन की निगरानी करना है, जरूरत पड़ने पर सुधार के सुझाव भी देना है। इसमें एक चेयरपर्सन और अधिकतम 15 सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार नियुक्त करती है। योग्यता यह है कि इन लोगों को अकाउंटेंसी, ऑडिट, फाइनेंस या लॉ जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल होनी चाहिए। साथ ही इन्हें यह भी घोषित करना होता है कि उनकी नियुक्ति में कोई पक्षपात या निजी हित नहीं है। एनएफआरए को किसी भी चार्टेड अकाउंटेंट या फर्म के गलत काम या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की जांच करने का अधिकार है, चाहे वो खुद से शुरू करे या फिर सरकार के कहने पर। यह संस्था सिविल कोड जैसी शक्तियों से लैस है, जैसे किसी को बुलाना, दस्तावेज मांगना इत्यादि। अगर किसी के खिलाफ गलत आचरण साबित हो जाता है तो एनएफआरए सजा भी दे सकती है। अगर किसी को एनएफआरए के फैसले से आपत्ति हो तो वो ऊपरी अपील प्राधिकरण के पास जा सकता है। एनएफआरए की जांच का दायरा सभी लिस्टेड कंपनियों और बड़ी अनलिस्टेड कंपनियों तक होता है। इसके अलावा सरकार किसी और कंपनी या संस्था की जांच एनएफआरए को सौंप सकती है अगर उसमें सार्वजनिक हित जुड़ा हो। इस तरह एनएफआरए भारत की वित्तीय पारदर्शिता को बनाए रखने में मजबूत प्रहरी की भूमिका निभाता है। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल स्पेक्स 2030 नाम की एक नई ग्लोबल पहल शुरू की है। इसका मकसद है साल 2030 तक हर व्यक्ति को सस्ती और अच्छी आई केयर सेवाएं उपलब्ध हों। यहां स्पेक्स का मतलब है सर्विसेज, पर्सनल, एडुकेशन, कॉस्ट और सर्विलांस। यानी ये पहल 5 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान देती है। इसमें पहला फोकस ये है कि लोगों को चश्मे या नजर से जुड़ी समस्याओं के लिए आसानी से जांच और इलाज की सेवाएं मिले। दूसरा है नेत्र विशेषज्ञों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए। तीसरा है लोगों को नेत्र स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया जाए। चौथा है चश्मे और इलाज की लागत को कम किया जाए। और पांचवा है नेत्र स्वास्थ्य से जुड़ा डेटा और रिसर्च मजबूत किया जाए। आपको बता दें, डब्ल्यूएचओ इस पहल को लागू करने के लिए 4 प्रमुख रणनीतियों पर काम कर रहा है। पहली रणनीति है नॉर्मेटिव वर्क, जिसमें डब्ल्यूएचओ अपनी पहले से मौजूद तकनीकी गाइडलाइंस के आधार पर नए दिशा निर्देश और संसाधन तैयार कर रहा है। दूसरी रणनीति है ग्लोबल स्पेक्स नेटवर्क, जो दुनिया भर के संगठनों को एक मंच पर लाकर मिलकर काम करने, अनुभव साझा करने और नेटवर्क बढ़ाने का मौका देती है। तीसरी रणनीति है प्राइवेट सेक्टर डायलॉग्स, यानी निजी क्षेत्र के ऑप्टिकल, फार्मास्यूटिकल, टेक्नोलॉजी, बीमा कंपनियों जैसे संस्थानों से मिलकर काम किया जाए ताकि संसाधनों और सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सके। चौथी रणनीति है एंगेजमेंट विद कंट्रीज एंड रीजन्स, जिसके तहत देशों और उनके स्थानीय स्वास्थ्य संस्थानों के साथ मिलकर काम किया जाएगा ताकि ग्लोबल स्तर पर किए गए वायदों को पूरा किया जा सके, जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके। कुल मिलाकर ग्लोबल स्पेक्स 2030 पहल इस बात को सुनिश्चित करने की एक वैश्विक कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसलिए नजर की समस्याओं से न जूझे क्योंकि उसके पास इलाज कराने या चश्मा खरीदने के लिए पैसे नहीं है। डब्ल्यूएचओ की यह पहल खासकर गरीब और विकासशील देशों के लिए बड़ा बदलाव ला सकती है। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी आईक्यू लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी पीआरपी और एमआरपी डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, आईजीपी, अंतिम दौर तक स्टडी आईक्यू आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। कुछ दिनों पहले नासा ने 2 जुड़वा सैटेलाइट्स का एक मिशन लॉन्च किया है, जिसे ट्रेसर्स यानी टैंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिकॉनेसेंस सैटेलाइट्स नाम दिया गया है। इसका मकसद ये समझना है कि सूरज से आने वाली ऊर्जा और चार्ज कण जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटोस्फीयर से टकराते हैं तो क्या असर होता है। ये दोनों सैटेलाइट्स पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास उस खास इलाके से गुजरेंगे जिसे पोलर कस्प कहते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां पृथ्वी का चुंबकीय कवच थोड़ा कमजोर होता है और सूरज से आने वाला सोलर विंड सीधे वातावरण में प्रवेश कर सकता है।
मिशन का मुख्य फोकस है मैग्नेटिक रिकनेक्शन को समझना। देखिए, जब सूरज से लगातार सौर हवाएं और चार्ज्ड पार्टिकल्स पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो वहां बहुत ज्यादा ऊर्जा जमा हो जाती है। ये टकराव कई बार चुंबकीय रेखाओं को तोड़ देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक पतली रबर बैंड को खींचते खींचते अचानक छोड़ दिया जाए तो वो झटके से टूटती या उछलती है। वैसे ही सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो पृथ्वी की चुंबकीय रेखाओं पर इतना दबाव डालती है कि वे एक सीमा के बाद अचानक टूट जाती हैं या आपस में जुड़कर नई दिशा में छिटक जाती हैं। इस प्रक्रिया में उनके पास मौजूद चार्ज्ड पार्टिकल्स बहुत तेज गति से दूर फेंके जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही वैज्ञानिक भाषा में मैग्नेटिक रिकनेक्शन कहते हैं और यह अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाली एक तेज विस्फोट जैसी घटना होती है। ये प्रक्रिया कभी कभी सुंदर ऑरोरा रोशनी बनती है, लेकिन यह सैटेलाइट, अंतरिक्ष यात्रियों और जीपीएस जैसे सिस्टम को नुकसान भी पहुंचा सकती है। गौरतलब है कि ट्रेसर्स मिशन अगले एक साल में ही 3000 से ज्यादा ऐसे मैग्नेटिक रिकनेक्शंस इवेंट्स को डेटा इकट्ठा उसका करेगा, जिससे वैज्ञानिकों को स्पेस वेदर यानी अंतरिक्ष के मौसम का पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलेगी। यह भविष्य में हमें टेक्नोलॉजी को स्पेस से जुड़ी गड़बड़ियों से सुरक्षित रखने में मदद करेगा। कुल मिलाकर ट्रेसर्स मिशन हमें यह जानने में मदद करेगा कि सूरज और पृथ्वी के बीच की यह ऊर्जा लड़ाई कैसे होती है और इसका हमारी टेक्नोलॉजी और जीवन पर क्या असर पड़ता है। आजकल जिलोंग ट्रीटी चर्चा में है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ने एक बहुत ही अहम समझौता किया है जिसे जिलोंग ट्रीटी कहा जाता है। यह समझौता ऑकस नाम की सुरक्षा साझेदारी के पिलर 1 के तहत हुआ है। ध्यान दीजिए कि इस समझौते में अमेरिका शामिल नहीं है, यानी यह सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और यूके के बीच का बायलैटरल समझौता है। अब पहले थोड़ा सा ऑकस को समझिए। देखिए, ऑकस एक सुरक्षा साझेदारी है जो ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के बीच बनी है। इसका मकसद है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा, तकनीक को साझा करना और चीन जैसी उभरती शक्तियों के प्रभाव को संतुलित करना। इसके दो मुख्य हिस्से हैं। पहला है पिलर 1, इसमें न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन तकनीक पर सहयोग शामिल है। वहीं पिलर 2 क्वांटम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर और हाइपरसोनिक जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी में साझेदारी से रिलेटेड है। जिलोंग ट्रीटी खास तौर पर पिलर 1 से जुड़ी है। इसके तहत यूके और ऑस्ट्रेलिया अगले 50 सालों तक मिलकर न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बियों को डिजाइन करेंगे और तैयार करेंगे। इसका मकसद है ऐसी ताकतवर पनडुब्बियां बनाना जो लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकें और गुप्त मिशन कर सकें। ये पनडुब्बियां पारंपरिक इंजन से नहीं बल्कि न्यूक्लियर एनर्जी से चलेंगी, जिससे इनकी ताकत और रेंज बहुत ज्यादा होगी। एक दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने इस ट्रीटी पर साइन नहीं किया। दरअसल ट्रंप प्रशासन के समय अमेरिका में ये सवाल उठे कि क्या ऑकस जैसा समझौता अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के अनुकूल है या नहीं, इसलिए अमेरिका ने इस समझौते से खुद को अलग रखा है। हालांकि ऑकस का हिस्सा वो अभी भी है। अब ये समझते हैं कि समझौते का महत्व क्यों है। देखिए, इंडो पैसिफिक इलाका यानी भारत से लेकर जापान और ऑस्ट्रेलिया तक का समुद्री क्षेत्र दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम है। चीन इस क्षेत्र में लगातार अपनी नौसेना और प्रभाव को बढ़ा रहा है। ऐसे में यह समझौता ऑस्ट्रेलिया और यूके को ऐसी टेक्नोलॉजी देगा जिससे वे इस क्षेत्र में सुरक्षा, निगरानी और रणनीतिक मौजूदगी को बढ़ा सकें। यानी जिलोंग ट्रीटी सिर्फ हथियार या पनडुब्बियों के बारे में नहीं है, यह एक लंबी रणनीतिक साझेदारी का संकेत है जिसमें दो देश मिलकर अगली आधी सदी तक अपने समुद्री सुरक्षा ढांचे को मजबूत करेंगे। यह ऑकस के तहत उठाया गया अब तक का सबसे बड़ा ठोस कदम माना जा रहा है। हाल ही में द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड यानी SOFI सोफी की 2025 की रिपोर्ट जारी हुई। आपको बता दें, सोफी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की 5 प्रमुख संस्थाओं द्वारा मिलकर तैयार की जाती है। यह है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, IFAD यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यूनिसेफ, WEP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये रिपोर्ट हर साल दुनिया में भूख, कुपोषण और खाद्य सुरक्षा की स्थिति पर नजर रखने के लिए प्रकाशित की जाती है। इसका मकसद संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 2 के 2 खास लक्ष्यों 2.1 और 2.2 पर प्रगति का मूल्यांकन करना है। ये लक्ष्य हैं सभी तरह की भूख और कुपोषण को खत्म करना और सभी लोगों को पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। इस रिपोर्ट की मदद से दुनिया भर की सरकारें और संस्थाएं समझ पाती हैं कि कहां सुधार की जरूरत है और किस दिशा में काम किया जाना चाहिए ताकि कोई भी भूखा न रहे और सभी को एक स्वस्थ जीवन मिल सके। आइए अब समझते हैं रिपोर्ट में क्या बताया गया है। 2025 की रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में भूख की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। 2022 के मुकाबले अब यह घटकर 8.2% रह गई है। लेकिन अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के कई हिस्सों में अब भी भूख की स्थिति लगातार बढ़ रही है
खाने की भारी कमी या चिंता, जिसे मॉडरेट या सीवियर फूड इनसिक्योरिटी कहा जाता है, 2021 के बाद से धीरे धीरे कम हुई है। हालांकि 2023 और 2024 में दुनिया भर में खाने पीने की चीजों के दाम तेजी से बढ़े हैं, जिससे एक हेल्दी डाइट की लागत भी बढ़ गई है। इसके पीछे कोरोना महामारी और यूक्रेन युद्ध जैसे कारणों ने वैश्विक स्तर पर खाद्य महंगाई को बढ़ाया है। फिर भी एक अच्छी बात यह है कि हेल्दी डाइट नहीं खरीद पाने वाले लोगों की संख्या 2019 में 2.76 अरब थी, जो 2024 में घटकर 2.6 अरब रह गई। लेकिन महिलाओं में खून की कमी यानी अनीमिया और मोटापा ओबेसिटी बढ़ रहा है, खासकर 15 से 49 साल की उम्र की महिलाओं में। दुनिया भर में वयस्क मोटापा भी 2012 में 12.1% से बढ़कर 2022 में 15.8% तक पहुंच गया है। भारत से जुड़ी एक खास बात यह रही कि बाकी लोअर मिडिल इनकम देशों में जहां हेल्दी डाइट खरीद पाना मुश्किल होता जा रहा है, वहीं भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही है। रिपोर्ट ने सिफारिश की है कि सरकारें समय सीमा तय करके कुछ जरूरी वस्तुओं पर टैक्स में राहत दें और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को मजबूत बनाएं। इसके अलावा कृषि से जुड़ी जानकारी देने वाली प्रणाली को बेहतर बनाना भी जरूरी है, ताकि दामों में अचानक उतार चढ़ाव और कालाबाजारी से बचा जा सके। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। कमचटका प्रायद्वीप में आए हालिया भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह भूकंप 8.8 तीव्रता का था और इसे ग्रेट अर्थक्वेक की श्रेणी में रखा गया। यह भूकंप प्रशांत प्लेट के ओखोत्स्क माइक्रोप्लेट के नीचे खिसकने के कारण आया। कमचटका प्रायद्वीप रिंग ऑफ फायर से जुड़ा नहीं है। कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निसार सैटेलाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सैटेलाइट केवल इसरो द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इसमें L बैंड और S बैंड 2 SARs लगे हैं जो अलग अलग उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं। यह हर दिन लगभग 80 टेराबाइट डेटा भेजने में सक्षम है। कौन से कथन सही हैं? केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला प्राइज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पुरस्कार हर साल 2 व्यक्तियों को दिया जाता है, एक पुरुष एक महिला। इसमें नकद पुरस्कार नहीं होता बल्कि एक विशेष प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े व्यक्ति इस पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं हो सकते। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर सभी। अगला प्रश्न है, प्रेह विहेयर मंदिर विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और खमेर साम्राज्य द्वारा बनवाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 1962 और 2013 में इस विवाद में कंबोडिया के पक्ष में निर्णय दिया। 2008 में इस मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था, जिससे कंबोडिया और थाईलैंड के बीच विवाद फिर से गहरा गया। कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, भारत में एनवायरमेंटल फ्लो यानी ई फ्लो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह केवल नदी में वर्षा के मौसम में आने वाले बाढ़ के पानी को कहा जाता है। इसका उद्देश्य केवल नदी की गहराई को बनाए रखना है। यह सुनिश्चित करता है कि नदी में इतना पानी बना रहे जो पर्यावरण और आजीविका के लिए जरूरी हो। इसका संबंध केवल नदी के किनारे के कृषि उपयोग से है। अगला प्रश्न है, NFRA यानी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे RBI एक्ट के तहत बनाया गया है और इसका कार्य बैंकिंग विनियमन देखना है। इसका गठन कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 132(1) के अंतर्गत किया गया है। यह केवल सरकारी कंपनियों के वित्तीय लेन देन की निगरानी करता है।
एनएफआरए को केवल सरकार के कहने पर ही किसी की जांच शुरू करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, जिलोंग ट्रीटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह ऑकस सुरक्षा साझेदारी के पिलर 2 के तहत हुआ एक त्रिपक्षीय समझौता है। इस समझौते के तहत न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन विकसित की जाएंगी। यह ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय समझौता है, अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। और अगला प्रश्न है, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड सोफी रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह रिपोर्ट केवल FAO द्वारा तैयार की जाती है और हर 5 साल में प्रकाशित होती है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भूख और कुपोषण की स्थिति पर नजर रखना है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 2.1 और 2.2 की प्रगति को आंकती है। कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले शनिवार को रात 9 बजे न्यूज एट 9 में आपसे फिर से मुलाकात होगी। इस बुलेटिन में पूछे गए सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। पिछले बुलेटिन में जो सवाल मैंने पूछे थे उनके सही जवाब आपको स्क्रीन पर छोड़कर आपके लिए मैं जा रहा हूं। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।